प्रोफेसर शशि शेखर साहब, सबसे पहले आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि मामला थोड़ा थ्योरेटिकल भी है और हिमांशु बयानी साहब आ गए हैं। ये भी थोड़ा सा हम लोगों को उसकी जो नोटबंदी की बात है उस पर भी हम लोगों से बेहतर ये समझेंगे, समझते हैं कि क्यों हुआ, उसको बताएंगे। शशि शेखर साहब, स्टार्ट आपसे इसलिए कर रहे हैं कि दो चीजें, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके द्वारा दिल्ली की सरकार को चलाना था, उसको निष्प्रभावी करने के लिए आज केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई है और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर अब प्रभावहीन हो गया है। अब इसके अगेंस्ट फिर से जाती है दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट, लंबी प्रक्रिया होती है। इलेक्शन मतलब पिटीशन को परस्यू करना भी इतनी आसान चीज नहीं होती है। वो लंबी एक लड़ाई, लीगल लड़ाई चलेगी। सही कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो एक अलग बात होगी। हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा था, तो कोई ऐसा नहीं था कि वो मतलब एक जज ने जल्दी से दे दिया हो या वो कर दिया हो। वो ठीक से सोच समझ के दिया हुआ फैसला था। लेकिन केंद्र यूनियन गवर्नमेंट को के अनुसार दिल्ली उसकी है और दिल्ली उसके अनुसार चलनी चाहिए। वो दिल्ली सरकार चाहे किसी की हो जाए, लेकिन केंद्र सरकार अपना कंट्रोल वहां से नहीं छोड़ना चाहती। तो इसकी टिप्पणी के साथ शुरू कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ये इसके साथ साथ जो विपक्ष की राजनीति भी आज एक नए मोड में होती जा रही है, उन दोनों चीजों पे प्रोफेसर शशि शुरुआत आपसे कर दे रहे हैं। ठीक है, नमस्कार। ऑर्डिनेंस एंड देन उसके बाद रिव्यू पिटीशन, ये दोनों 11 मई के फैसले के खिलाफ, क्योंकि जो भारत संविधान पीठ ने एक फैसला दिया, उस फैसले के अनुसार, और वो फैसला संविधान सम्मत था, क्योंकि संघीय व्यवस्था में आप यदि चुनी हुई सरकार जो राज्यों की है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसे भी जो संविधान सरकार दिए हैं उसके अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के पोस्टिंग ट्रांसफर का फैसला अंततः उस चुनी हुई सरकार को करने का निर्णय देकर के अधिकार सम्मत बना दिया गया। नाउ सवाल ये उठता है कि पहले भी जो केंद्र सरकार की मंशा रही है, देखिए, अगर अत्यधिक सेंट्रलाइजेशन आप करेंगे तो जो संघीय व्यवस्था है, जो संविधान का एक संवैधानिक संघीय ढांचा है, उस पर प्रभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में अधिक केंद्रीयता संघात्मक व्यवस्था के प्रतिकूल है, और विकेंद्रीकरण जितना आप करेंगे वो संघीय व्यवस्था के अनुकूल माना जाएगा। तो ये फैसला तो दिल्ली सरकार को संविधान पीठ ने दिया, और उसके द्वारा एलजी को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब सवाल है कि एलजी तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रपति के द्वारा वो बनाए जाते हैं, तो केंद्र सरकार की ही इच्छा के प्रतिनिधि हैं वो। ऐसी स्थिति में अब आपने जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बना दिया, तो ऑर्डिनेंस की यहाँ आवश्यकता क्या थी? पहली बात है कि संविधान पीठ का फैसला, तो एक तरफ तो उन्होंने चूंकि संविधान के अनुसार आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत जो है 123 के द्वारा ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट लाते हैं, लेकिन वो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, ठीक है, पार्लियामेंट अभी सेशन में भी नहीं है, लेकिन इसकी कोई अत्यधिक आवश्यकता तो है ही नहीं, क्योंकि तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और वो दिल्ली सरकार के पक्ष में दिया, क्योंकि वो संघीय व्यवस्था के अनुरूप था, और उन्हें यह अधिकार दिया गया कि ट्रांसफर और पोस्टिंग अधिकारियों का उनका अधिकार है चुनी हुई सरकार के प्रति, क्योंकि वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और अधिकारियों को भी सरकार के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, क्योंकि वो चुनी हुई सरकार है। अब देखिए कि दोहरा प्रयास किया गया है। एक तरफ तो रिव्यू पिटीशन डाला गया है, यानी कि उस फैसले को चुनौती दे दी गई है, और दूसरी तरफ जब तक उस फैसले के अनुरूप, यानी कि केंद्र सरकार की इच्छा के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आता है, तब तक वो ऑर्डिनेंस से काम चलाने के पक्ष में है। यानी कि संसद का जब भी सत्र प्रारंभ होगा, वर्षाकालीन सत्र, तो उस समय 6 वीक्स का टाइम होता है, जो 6 वीक्स में आप संसद के दोनों सदनों में ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में
प्रस्तावित करके फिर उसे पारित अगर कराते हैं और फिर उस पर राष्ट्रपति अपना अनुमोदन करते हैं तो वो कानून बन जाएगा और फिर कानून की तरह उसको लागू किया जाएगा। सिर्फ यहाँ इतना है कि जो है संविधान की, और आप किसी अध्यादेश के द्वारा उसे नल एंड वॉइड करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, वो भी संविधान विरोधी है। दूसरा, कोई कानून, संसद को अधिकार तो है कानून बनाने का, ऑर्डिनेंस को यदि आप समय जो निर्धारित समय सीमा उसमें अगर पारित कर देते हैं दोनों सदनों से तो वो कानून तो बन जाएगा, लेकिन आप कानून के द्वारा जो है संविधान पीठ की व्याख्या को, जो संविधान के संबंध में व्याख्या है, उसको नलिफाई करने की कोशिश है। तो ये दोनों ओर जो है, एक तो संविधान विरोधी है और दूसरे लोकतंत्र विरोधी भी है, और अधिक केंद्रीयता के कारण जो है इस प्रकार की भावना है ताकि राजधानी को नियंत्रित किया जा सके, अधिकारियों के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाए। एलजी की भूमिका निरंतर जो है वो विवादास्पद रही है, आप जानते ही। और अत्यधिक केंद्रीयता की जो प्रवृत्ति है मोदी सरकार की और केंद्र सरकार की, उसी का ये परिचायक है। तो मुझे लगता है ये तो गलत है। अब दूसरी तरफ एक जो उस संबंध में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, भारत में विपक्षी एकता की, खास करके गैर भाजपाई एकता की आवश्यकता तो है, लेकिन निसंदेह जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके अपने हित परस्पर विरोधी भी हैं, हितों भी हैं। दूसरी, अगर आप एकता की बात करते हैं तो किसे बुलाएंगे, किसे नहीं बुलाएंगे, और कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। अब जैसे मान ना कह सकते हो जो है भाजपा के विरुद्ध जो अलायंस या गठबंधन बने तो उसके प्रतिकूल है, और वो विपक्षी एकता को, भाजपा को लाभ मिल सकता है। तो नहीं पाए, तो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के हितों का टकराव तो है, चाहे कुछ राज्यों में, दिल्ली भी है, पंजाब भी है, और गुजरात में भी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने, और फिर मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में जहां चुनाव की संभावना है, तो निसंदेह वो उनकी जो अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है उसके परिणाम स्वरूप नहीं बुलाया गया है। अब बाकी मायावती या अन्य, मायावती की लगातार जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं कि वो कहीं न कहीं मोदी सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहती है। तो ये अपने आप में उसकी स्थिति है, उसके दबाव के कारण और उसके डर के कारण जो भी है वो आप सभी जानते हैं। मुझे लगता है वो भी है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटका में जो बहुत सारे कुछ विपक्षी नेता आए और जिनको नहीं बुलाया गया, तो मुझे लगता है एक सकारात्मक, तो अभी भी उसको हम कोशिश मानेंगे, ये एक सकारात्मक प्रयास है, और आगे चल करके इसमें कोशिश होनी चाहिए कि अन्य विपक्षी पार्टियों से भी कैसे गैर भाजपाई गठबंधन के रूप में एक प्री इलेक्शन अलायंस बने और 1-to-1 की संभावना बने तो सर्वोत्तम है। अन्यथा अगर कुछ और भी परिस्थिति ये तो ठीक है। जी 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 जी। लेकिन ये भी तय है कि आम आकार में है तो निसंदेह उसके अधिकारों का निरंतर पीछे भी अतिक्रमण हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उसको पलटने की कोशिश जारी है, तो वो आएंगे, और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को भी सोचने की आवश्यकता है कि वो किसी न किसी प्रकार से विपक्षी एकता का हिस्सा बने और भाजपा को तो धन्यवाद। मुझे प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा शशि, और ये सभी से है सवाल। अच्छा, मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं ब्रजेश जी, वहां पे सीपीएम के सीताराम येचुरी प्रेजेंट थे और सीपीआई के डी राजा थे, जो उनके शीर्ष नेतृत्व है वो वहां पे प्रेजेंट था मंच पे। मैं शशि भाई साहब आपसे ये समझना चाह रहा हूं, देखिए ये बिल्कुल इस समय वैचारिक लड़ाई है। या तो आप जो विचार आरएसएस का है और जो उसको पुश करता है, या तो आप उसके साथ हैं या आप उसके विपक्ष में खड़े हैं। आप बीच का कोर्स नहीं ले सकते हैं। आप ये कोर्स नहीं ले सकते हैं कि हम जब अगर हमारा वो हुआ तो हम नोट पे विष्णु की फोटो लगा देंगे,
इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं तो आपका इंटेंशन ही कुछ कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब मामला जब धीरे धीरे 2024 की तरफ बढ़ रहा है तो वो मामला वैचारिक भी है। और कर्नाटक ने एक चीज बहुत स्पष्ट दिखाई कि अगर पीएफआई और बजरंग दल की बात होती है तो वो बजरंग बली के नारे से प्रभावित होने वाली नहीं है। उसको समझ में आता है पीएफआई और बजरंग दल एक ही थैली के चट्टे बट्टे और इन पे बैन होना चाहिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अब सारी पार्टियों को भी अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि हम इधर हैं कि उधर हैं। इस वाले मामले से काम चलेगा नहीं। प्रोफेसर शशि, देखिए आनंद वर्धन भाई, पहली बात यह है कि क्षेत्रीय पार्टियों की अपनी कोई बहुत निर्धारित विचारधारा है नहीं और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी कोई सोच नहीं है। सामान्यतः मैं सामान्यतः बात कर रहा हूं, तो न कोई स्पष्ट विचारधारा है और न राष्ट्रीय नीति है उनके पास, यानी पूरे देश के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। ऐसी स्थिति में जिन राज्यों में उनका प्रभाव है या जिन राज्यों में उनकी शक्ति है वो वहीं तक सीमित भी रहना चाहते हैं और वहां किसी न किसी हालत में अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली से फिर पंजाब और फिर गोवा में प्रयास किया, फिर गुजरात, ये एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी बनने की पार्टी, तो देखा जाए इलेक्शन कमीशन के द्वारा वो बन चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है जो उसकी स्थिति है, लेकिन सच्चे अर्थों में वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की महत्वाकांक्षा पालती है और राष्ट्रीय राजनीति में अपने को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पहली बार भी आपने देखा होगा कि 14 के चुनाव में उन्होंने लगभग 400 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है कि अधिकांश जगहों पर जमानत जब्त हो गई और वो कुछ भी सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन ये तय है उस महत्वाकांक्षा को वो पाले बैठे हैं। और जब वो महत्वाकांक्षा पाले बैठे हैं तो निस्संदेह ये टकराव किससे होगा? भारतीय जनता पार्टी से तो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी राजनीति है, हालांकि देखा जाए तो वैचारिक दृष्टि से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जहां तक सांप्रदायिकता का सवाल है, जहां तक इस प्रकार की धर्म की राजनीति का सवाल है, तो आम आदमी पार्टी भी उस धर्म की राजनीति को इस्तेमाल करती है और करती रही है। तो इस तरह के तो वैचारिक अंतर है नहीं, लेकिन दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव तो जरूर है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी से सीधे सीधे आम आदमी पार्टी का टकराव है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को ही अपदस्थ करके उसने सत्ता हासिल की। फिर आपने पंजाब में भी देखा कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही सत्ता से अपदस्थ करके, और जहां जहां वो कोशिश कर रही है तो निसंदेह जो है ये टकराव होने की वजह से बहुत अधिक आम आदमी पार्टी से समझौता होने की भी संभावना नहीं है। अब रही बात कि जो मैंने इस बात को कहने की कोशिश की है कि जब क्षेत्रीय पार्टियों के पास अपनी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है तो निसंदेह ये विचारधारा किसके पास है? ठीक है, कांग्रेस में भी आजादी के पूर्व और आजादी के बाद जो विचारधारा थी और खास करके इंदिरा के बाद तो लगातार उस विचारधारा का डिक्लाइन हुआ, लेकिन जो कुछ भी विचारधारा है, एक सेक्युलर पॉलिटिक्स की विचारधारा है या कुछ तमाम तरह की जो वैचारिक उसकी आर्थिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में है, और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये अंततः टकराव तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही विचारधारा का है। और एक दक्षिणपंथी, पूरी तरह से घोर दक्षिणपंथी पार्टी है, पूरी तरह से सांप्रदायिक पार्टी है, एक हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाली पार्टी है, और दूसरी तरफ एक सेक्युलर पार्टी कांग्रेस है। तो उस दोनों में ही अंततः विचारधारा का टकराव है और मुझे लगता है कि इस विचारधारा के टकराव में 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस की जो वैचारिक स्थिति है वो और मजबूत होगी। कर्नाटका में उसने बहुत स्पष्ट रूप से इस प्रकार का संदेश उसने दिया है, और जिस प्रकार से पीएफआई या बजरंग दल को, तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के कांग्रेस को खुल करके वैचारिक स्तर पर आना ही चाहिए कि किसी प्रकार की सांप्रदायिकता की राजनीति को वो स्वीकार नहीं करेंगे, उसको परास्त करने की कोशिश करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को वो मजबूत करेंगे, और पूरे देश में जो भारतीयता की अवधारणा है उस अवधारणा को भी वो मजबूत करेंगे। उसमें लोकतंत्र भी है, उसमें संविधान सम्मत जो अधिकार और तमाम सारी चीजें वो हैं। तो मुझे लगता है ये टकराव तो अंततः कांग्रेस और बीजेपी के बीच, भारतीय जनता पार्टी के बीच और कांग्रेस के बीच वैचारिक टकराव है, और कांग्रेस इसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जो है चुनौती देगी। धन्यवाद।